मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चेंज होते हुए दिख रही है ना? यस मैम। ठीक है, तो आप लोगों को एकदम क्लियर है मैम। ओके, थैंक यू। आप लोगों को मैंने एक लिस्ट भेजी थी जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, ठीक है? ब्रिटिश एसोसिएशन, जमींदार एसोसिएशन, कुछ बने हैं जिनके उन्होंने आपको सिर्फ नाम, कौन है और ईयर्स दिए हैं, वो आप पढ़ लेना, ठीक है? तो ऐसा नहीं था कि आईएनसी से पहले कुछ नहीं था, आईएनसी से पहले भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने थे। मैंने पीपीटी बना ली, एक बॉक्स में बना के दे दिया है, वो आप देख लेना। अब आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बनती है तो क्यों बनती है? कांग्रेस मैंने बताया था कि असेंबली को कहते हैं। तो क्या क्या काम है असेंबली का, क्या करेगी असेंबली? आखिर बना है, कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा ना, कि कुछ तो चाहिए, कुछ तो एम होगा बनने का। तो एक एयू ह्यूम्स करके रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, ब्रिटिश के ही रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, वो बनाते हैं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो पहला सेशन होता है उसका गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में होता है 1885। आप लोग से प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए सर, स्टूडेंट्स के साइड से माइक ऑफ करा दीजिए, ठीक है? तो 72 डेलीगेट्स आते हैं और डब्ल्यूसी बनर्जी जो है पहली प्रेसिडेंट होता है उसके। ऐसा बोला था 1819 में कादम्बरी गांगुली जो थी फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी। जो ये सब ट्रिवियल फैक्ट्स हैं, सम टाइम एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको बस रट के रखना है कि कहाँ पे हुआ था, पहला सेशन कहाँ पे हुआ था, उसके प्रेसिडेंट डब्ल्यूसी बनर्जी थे, उमेश चंद्र बनर्जी, और कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। किसने बनाया था? एयू होम्स ने बनाया था। अब कुछ लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ये जो बना था एयू होम्स, ऐसे सम हिस्टोरियंस कहते हैं कि इनको सपना आया था, इनको सपना आया था, इनको सपने में बोला था किसी ने कि आप जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। सो सम हिस्टोरियंस ऐसा बोलते हैं, सम हिस्टोरियन बोलते हैं कि उसको एज अ सेफ्टी वल्व के लिए बनाया गया था, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा उस टाइम पे प्रॉब्लम्स चल रही थी। लग रहा था कि लोग जो हैं मतलब रिवॉल्ट कर सकते हैं। 1857 में हमने देखा इंडिया में रिवॉल्ट हुआ है, तो इसको एज अ सेफ्टी वल्व के लिए बनाया गया था कि देखो इन लोगों की बात सुनने के लिए इलीट इंटेलेक्चुअल सेक्शन आप बनाओ। तो आप देखो 72 डेलीगेट्स है, 72 लोग थे। तो इट्स मीन्स कि ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे उस टाइम पर, इसमें सिर्फ बहुत पढ़े लिखे लोग उस टाइम पर थे। और जो स्टार्टिंग का आईएनसी होता है उसका एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि देखो हम आप जो इंडिया की जो जनता है उसको नहीं पता है कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज डेमोक्रेसी। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, कि मूवमेंट क्या होता है, नेशनल मूवमेंट क्या होता है, उनको नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो इनका ये काम था कि हम अभी लोगों को अवेयर कराएं, हम लोगों को एजुकेट करें पॉलिटिकली, हम लोगों के अंदर एंटी कॉलोनियल जो आइडियोलॉजी है उसको डालें, कॉमन पीपल को बताएं कि देखो हमारा जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोग्राम है ऐसा है, ब्रिटिश हमें लूट रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो हम बताएं, और लोगों में एक यूनिटी पैदा करें, एक नेशनहुड, एक यूनिटी पूरे इंडिया में कि सारे लोग इंडियंस हैं। इस तरह की चीजें हम पहले प्रमोट करेंगे। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। अब ये बात होती, अब एक दो चीज और समझो, जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसने एक चीज बोली होती है कि देखो जहां पे भी सेशन होगा, मतलब मान लो कि सेशन अगर बॉम्बे में हो रहा है, तो बॉम्बे से कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, किसी अदर स्टेट से बनेगा। ऐसा क्यों? ताकि आप पूरे इंडिया से ना लोग को रिप्रेजेंट कर पाओ, ठीक है? ऐसा ना लगे कि सिर्फ वहीं की बातें सुनी जा रही हैं, वहीं की बातें हो रही हैं। तो ऐसा था कि ये एक रूल बना दिया गया कि अगर मान लो बॉम्बे में हो रहा है तो बॉम्बे से कोई इंसान वहां का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, किसी अदर स्टेट से बनेगा। तो डाइवर्सिटी में आप यूनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? तो दीज आर द प्राइमरी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईएनसी। तो आईएनसी जब बनी तो कुछ नेता को हम लोग मॉडरेट बोलते हैं और कुछ को एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, नरम दल और गरम दल हिंदी में बोला जाता है। तो मॉडरेट्स क्या थे? मॉडरेट्स का ये मानना था कि देखो एक तो ना तो हमें कुछ आता जाता है, ना तो हमें पॉलिटिक्स का पी पता है, हमारे लोगों को मूवमेंट क्या होता है हम लोगों को मालूम नहीं है, काम कैसे होता है हम लोगों को मालूम नहीं, इतने साल से तो राजा राज करके गए हैं, हमें पता ही नहीं है कि क्या होता है रियल में, डेमोक्रेसी क्या होती है। दे डोंट नो एनीथिंग। इंडिपेंडेंस तो मांगा ही नहीं है अभी, इंडिपेंडेंस आईएनसी का गोल नहीं है, इंडिपेंडेंस हम मांगेंगे भी नहीं। हमने बताया इंडिपेंडेंस हमने कब मांगना स्टार्ट किया, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। पहले डोमिनियन स्टेटस, ऑटोनॉमी दे दो, थोड़ी सी राज करने को दे दो, बस इतना इतना छोटी छोटी खुशियों में ही खुश थे। तो मॉडरेट्स आते हैं, ठीक है? मॉडरेट्स का जो फेज है 1885 से 1902 है। मॉडरेट्स में सबसे बड़े बड़े नेता कौन है? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता,
DE वाचा, WC बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, तो इनका मानना था कि बहुत लिबरल एंड मॉडरेट पॉलिटिक्स करते थे, मतलब कि लॉ के अंदर रह के मांगना है। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं क्या करूंगी, मैं ना उनको पिटिशन लिख के दूंगी, एप्लीकेशन लिख दूंगी, देखो यार मुझे ये प्रॉब्लम है, आप ये सॉल्व कर दो। तो ये इस तरीके से मांगते थे कि प्लीज माय बाप, माय लॉर्डशिप दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसे मांगा जाता था। तो इनको लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इस तरीके से कौन मांगता है, हमारे देश में हम मांगते हैं। लेकिन उस टाइम पे आप समझो कि उस टाइम पे इंडियंस जो है प्रिपेयर नहीं थे, उनको नहीं पता था कि क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स कैसी है, नेशनल स्पिरिट नहीं है लोगों के अंदर, सब अपनी अपनी बातें हैं, कोई कॉमन पॉलिटिकल क्वेश्चन पे कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये एक तरीका था कि किसी तरह एक प्लेटफॉर्म पे ले आए जहां पे ये लोगों को अवेयर कर पाए। तो ऐसा नहीं था कि मॉडरेट्स कुछ नहीं करे, तो मॉडरेट्स ने फिर अपनी मांग ही रखना स्टार्ट करी। मॉडरेट ने बोला कि देखो यार, तुम लोग हर चीज पे टैक्स ले लेते हो, तो थोड़ा टैक्स कम कर दो। तुम लोग हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करो, तुम हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करो, तुम हमें बोलने सिविल राइट दो, तुम हमें बोलने की आजादी दो। तो धीरे धीरे करके अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करके अपनी एक जगह बना रहे थे ब्रिटिशर्स के अंदर। तो ये लोग इतनी ज्यादा एग्रेसिव नहीं थे, ये बहुत प्यार से मांगते, प्रेयर के थ्रू, पिटिशन के थ्रू, बहुत प्यार से। ऐसा नहीं कि कभी पैसे मांग लिया कि नहीं देना है तो दो, ये नहीं था। ये एक्सट्रीमिस्ट का था कि मांग रहे हैं दे दो, नहीं दोगे तो रिवॉल्ट कर, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे, ये एक्सट्रीमिस्ट का व्यू था। तो ये लोग धीरे धीरे, तो ऐसे में क्या होता है, इससे पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है इसका कि ये लोग बहुत फर्मली मांग रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स भी ऐसा है कि चलो ठीक है यार, सुन लेते हैं इनकी बात, थोड़ी सी मांग रहे हैं, चलो दे देते हैं। तो धीरे धीरे करके ये पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। ठीक है, ये ब्रिटिशर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर धीरे धीरे करके ये लोग जो है घुस रहे हैं। अब उसके बाद इकोनॉमिक्स क्रिटिक्स, अब यही लोग थे जिन्होंने बोला कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, मतलब हमारे यहाँ का पैसा जो है उठ के ब्रिटेन जाता है। क्या होता था कि हमारे यहाँ से कॉटन खरीदते थे सस्ते दाम में, ठीक है, हमारे यहाँ से चीजें खरीदी, वहां जाकर के बन रहा है, और हमारे यहाँ पर आकर के वो दुनिया भर की महंगे में बेच रहे हैं। ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ थिंग कि हमारे यहाँ से सारा का सारा जो वेल्थ ड्रेन हो रहा है, हमारे यहाँ से सबके सब वेल्थ ड्रेन हो रहा है। तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार ये चीज बोला। आरसी दत्त ने एक बुक लिखी थी, उन्होंने इस बात को बोला कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। इससे पहले लोगों को नहीं पता था, इससे पहले बिल्कुल नहीं मालूम था कि क्या चल रहा है। तो लोगों ने बोला कि हमें सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनना है, हम इंडियन इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं, हम कॉलोनियल इकोनॉमी में क्यों बन रहे हैं। तो पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल, दादा भाई नौरोजी ने उसमें ये बात, सारी बात लिखी कि हम इस तरह से हम परेशान हैं, हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। और एट द सेम टाइम हाँ, ये लोग सारी बातें अपनी लंदन तक पहुंचाते थे, न्यूज़पेपर के थ्रू, वहां पे किसी काउंसिल के थ्रू, वहां पर जाकर के बोलना, वहां पे जाके बताना कि हमारे साथ इंडिया में ऐसे ऐसे हो रहा है। कुछ कह रहे हो क्या? ठीक है, उसके बाद अगेन तिलक को आप ऐसे रिवॉल्यूशनरी नहीं बोल सकते। तिलक जो थे ना वो एक्सट्रीमिस्ट थे, बट रिवॉल्यूशनरी बोलना थोड़ा सा मतलब उनके लिए सही नहीं रहेगा। समटाइम उन्होंने वॉयलेंस को मतलब सपोर्ट करा है, बट हमेशा नहीं करा है। तो वो एक फेस्टिवल, गणपति और शिवाजी फेस्टिवल जो था, क्योंकि उन्हें लगता था कि देखो फेस्टिवल में सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं ना, तो एक फेस्टिवल स्टार्ट किया। आज भी आप लोग देखोगे कि मुंबई में कितने अच्छे से गणपति जो है मनाया जाता है। तो वो फेस्टिवल स्टार्ट किया, वहां पे सारे लोग इकट्ठा होंगे, तो फेस्टिवल में हम लोग क्या करेंगे, वहां पे जाके बात करेंगे और अपनी आइडियाज को बताएंगे लोगों को, क्योंकि वहां पे लोग इकट्ठा होते हैं। तो इस तरीके से, और उनका दो न्यूज़पेपर था, एक केसरी था, दूसरा मराठा था। केसरी आई थिंक इज इन मराठी लैंग्वेज, और जो मराठा था वो इंग्लिश में आता था। तो इस तरह से ये न्यूज़पेपर निकालते थे। तो आपको न्यूज़पेपर के नाम याद होने चाहिए, न्यूज़पेपर से आता है सवाल, मैंने आपको लिस्ट दी है पूरे न्यूज़पेपर की। अब उसके बाद ये थे चापेकर ब्रदर्स, दो भाई थे, दामोदर ब्रदर और बालकृष्ण ब्रदर्स। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं कि वहां पे एक फ्लैग, जो मुंबई में फ्लैग आया होता है, और वहां पे जो कमिश्नर होता है उसको मार देते हैं जाकर के। उसने कुछ उल्टा सीधा करा होता है और वो उसको मार देता है जाकर के। तो ऐसी चीजें चल रही हैं। फिर एक मित्र मेला बनता है, ठीक है, जिसको बाद में अभिनव भारत में मर्ज किया जाता है। तो सरवाकर जो थे वो मित्र मेला बनाते हैं। ठीक है, सरवाकर और उनके जो भाई हैं वो सब मित्र मेला करके बनाते हैं। तो ये सब आप देख रहे हो धीरे धीरे करके ना चीजें बनना शुरू हो रही हैं इंडिया में, क्योंकि लिमिट हो गई है इन लोगों की बर्दाश्त करने की। तो ऐसे छिटपुट चलेगा। उसके बाद क्या होगा कि ये सारी चीजें चल रही हैं। उसके बाद अब देखो पंजाब,
अगेन तो पंजाब में तो ज्यादा परेशानी है। पंजाब में लैंड रेवेन्यू नहीं है, लैंड रेवेन्यू के नाम पे लूट रहे हैं, इरिगेशन टैक्सेस हैं, दुनिया भर के जमींदार परेशान करके बैठे। लाला लाजपत राय तो पंजाब से ही है, तो लाला लाजपत राय जो है वो वहां पर लोगों को प्रवोक करते हैं कि आप देखो कि आपके साथ क्या हो रहा है। फिर अजीत सिंह जो होते हैं वो ऐसा होता है कि वो भगत सिंह के चाचा होते हैं, तो वो एक पार्टी स्टार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं अंजुमन मोहब्बसीन वतन लाहौर में, और उनका एक जर्नल होता है भारत माता। तो उसके थ्रू वो लोगों में आइडियाज फैलाते हैं, अपने ये सारी चीजें फैलाते हैं। इसको आप याद रखना, क्योंकि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो ना अंजुमन मोहब्बसीन वतन, तो आप कभी भी अजीत सिंह नहीं लगाओगे। अगर आ जाता है तो आपको लगेगा कि नाम थोड़ा मुस्लिम मुस्लिम वाला है, तो किसी मुस्लिम ने बनाया होगा। तो आप जो है सर सैयद अहमद खान भी लगा के आ सकते हो, कोई ठिकाना नहीं है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखो, इसको याद कर लो एक्चुअली में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे भी चीजें चल रही है। लाला लाजपत राय अजीत सिंह दोनों मिलकर के बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी कर रहे हैं। फिर भगत सिंह जो है वो 1920 के बाद आएंगे, अभी भगत सिंह नहीं आएंगे, अभी भगत सिंह छोटे हैं। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज बाहर चल रही हैं, इंडिया से बाहर चल रही हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको सबसे अच्छी तरीके से याद रखना है कि श्यामाजी कृष्णा वर्मा ये बाहर लंदन में जाकर इंडिया होम रूल सोसाइटी चला रही थी वहां पर। ठीक है, तो ये जो बाहर जो इंडियन स्टूडेंट थे ना उनको स्कॉलरशिप देना, ठीक है, और उनके जो आइडियाज थे रेडिकल आइडियाज, जो यूथ यहाँ का यूथ था जिसके पास बहुत रेडिकल आइडियाज थे, तो ये उनको स्कॉलरशिप देते थे और वो वहां पर अपना एक इंडियन होम रूल सोसाइटी वहां पे चला रहे थे लंदन में जाकर के। इनकी एक जर्नल भी है इंडियन सोशलिस्ट। अभी क्या हुआ था कुछ टाइम पहले, आई थिंक 2016 या 17 में इनकी अस्थि वापस आई है इंडिया। मोदी जी थे वो लेकर के आए हैं इनकी अस्थियों को वापस इंडिया लेकर के आए हैं। ठीक है, फिर मदन लाल ढींगरा एक अदर रिवॉल्यूशनरी थे जो कर्जन विली को जाकर के मारते थे। तो ये लोग इंडिया के बाहर हैं और ये लोग इंडिया के बाहर बैठ के काम कर रहे हैं। मैडम बिकाजी कामा ये वुमेन है और इन्होंने दादा भाई नौरोजी के साथ भी काम करा है। ये अपना एक जो वो था, तो ये बहुत ज्यादा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ना इंस्पायर्ड थी। तो ये वंदे मातरम करके अपना एक जर्नल चलाती थी। फिर अगेन एक वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय थे, वो भी एक लिबरेशनरी थे जिनका एक न्यूज़पेपर था तलवार। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय थे, ये बर्लिन कमेटी में थे। बर्लिन कमेटी को इन्होंने फाउंड किया था। बर्लिन कमेटी क्या थी? बर्लिन कमेटी थी कि ये लोग बाहर लोगों से बर्लिन में ये लोग वहां बात करते थे और वहां से ना आर्म्स मंगवाते थे, बंदूक असला बारूद ये वहां से मंगवाते थे। ये पकड़े जाते हैं, जिम्बर्समैन प्लान करके एक होता है, ये लोग उसमें पकड़े जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लान कर रहे थे कि हम लोग जो है वहां से असला बारूद मंगाएंगे और यहाँ जो है ब्रिटिशर्स को हटा देंगे जड़ से। तो इस तरह से प्लान्स जो है चल रहे थे। ठीक है, एक और पार्टी बनती है दैट इज गदर पार्टी। ठीक है, इनका जो हेडक्वार्टर होता है वो सैन फ्रांसिस्को में होता है। ये पार्टी जो कि बहुत ज्यादा सेकुलर है, ठीक है, यहाँ नहीं है, ये लोग यहाँ नहीं, ये सारे कहाँ बैठे हैं जाकर के, ये अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में ये लोग जाकर के बैठे हैं। तो इनका ये एक इनकी एक पार्टी थी जिसको बोलते हैं यूनाइटेड इंडिया हाउस, ये सिएटल में बनाते हैं उसको। एक है स्वदेश सेवक होम जो वैनकूवर में बनता है। ये दो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इनकी सारी रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटी चलती थी। ठीक है, और इनके जो फाउंडर थे लाला हरिदयाल, रामचंद्र सिंह, भगवान सिंह, करतार सिंह, बरकतुल्ला, भाई परमानंद, तो ये लोग मतलब ऐसे थे। इनका ये काम था कि बस कोई ऑफिसर अगर कुछ कर रहा है उसको मार दो। ठीक है, तो इस तरह से मतलब एकदम एंटी इंपीरियलिस्टिक, एंटी ब्रिटिश। ठीक है, तो इनके ये लोग वहां पे बैठे थे, तभी ये लोग बहुत टाइम तक बच जाते हैं। लेकिन जब ये इंडिया आएंगे वापस, तो क्या होगा कि अगेन ये लोग इनको भी पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, एक इंसिडेंट होता है कुमागाटू मारू इंसिडेंट, ये वो उसका नाम है, शिप का नाम है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या होता है कि ये शिप जो है ना, इसको वापस ये जापान, सिंगापुर, हांगकांग ये सब जगह से होकर के आ रही होती है, कनाडा में इसको जाना होता है। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं, इसमें जो है ना सारे रिवॉल्यूशनरीज भर के आ रहे हैं, और जो मैक्सिमम लोग होते हैं इंडिया के होते हैं, पाकिस्तान, इंडिया और उस टाइम पाकिस्तान भी था, लाहौर, पंजाब, इन सब के एरिया से ये लोग बिलोंग करते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम जो है इस जो शिप है ना इसको यहाँ डॉक नहीं होने देंगे, तुम इसको वापस लेकर के जाओ। अब आप सोचो कि उस शिप को वापस लेकर के जाया जाता है, 3 महीने वो शिप जो है वापस लगाती है, उसको वापस आने में लगता है। और 3 महीने में मतलब लोगों के पास ना खाने को होता है ना कुछ होता है, लोग लिटरली उसमें भूख से मरे होते हैं। तो ये इंसिडेंट जो गदर पार्टी थी, और मतलब ब्रिटिश जो है अब कनाडा में भी इंटरफेयर कर रही है। तो
इन लोगों को लगता है कि क्या चल क्या रहा है, मतलब हमारे लोग मर भूखे प्यासे हैं, तो ये इंसिडेंट इन लोगों को बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है। और फिर World War I, तो इसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि हम जो है इंडिया चल रहे हैं और इंडिया जा करके हम जो है वहां पर अटैक करेंगे। लेकिन बीच में कहीं कुछ इनके प्लान्स का पता चल जाता है और ब्रिटिशर्स इनको पकड़ लेते हैं। तो कुछ हो नहीं पाता क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो सीआईडी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो वो लोग इसको इनको पकड़ लेते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ हो नहीं पाता, बट दिस जो पार्टी थी काफी स्ट्रॉन्ग थी, एंड इनके जो आइडियोलॉजी थी ना दैट वाज वेरी सेकुलर, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, अगेन कमेटी मैंने आपको बता दिया कि क्या थी बर्लिन कमेटी। ठीक है, बाहर से जो है आर्म्स लेकर आएंगे और इंडिया को हम क्या करेंगे, लिबरेट कराएंगे। तो आप सोचो कि कितना बड़ा सोचा। अगर आपको इसे एग्जाम्स में आ जाता है कि ज़िम्बरमैन प्लान क्या है या बर्लिन कमेटी में कौन कौन थे, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन थे। आप देखो लाला हरिदयाल, यहाँ पे भी इनका नाम आ रहा है, लाला हरिदयाल गदर पार्टी में भी थे, तो बरकतुल्ला भी यहाँ पर हैं, वहां पे भी थे। तो इस तरह से ये लोग एक इतना काम करते हैं कि वहां पे काबुल में ये लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाने के काम में उनको वहां के जो प्रिंस होते हैं उनको हेल्प करते हैं कि आप जो है वहां पे अपनी गवर्नमेंट बनाओ। तो इस तरीके से ये लोग धीरे धीरे करके जो है हर जगह पर अपनी कोशिश के साथ साथ कि हाँ कि चलो किसी भी तरीके से इंडिया में ऑटोनॉमी आ जाए या कुछ भी आ जाए, दैट इज द थिंग कि जो इनका मेन मोटिव था। अब क्या है, अब हम लोग बात करेंगे कि होम रूल लीग। अब ये सारी बीच में चीजें चल रही हैं। अब क्या हुआ कि तिलक साहब जेल से बाहर आए। अब जेल से बाहर आए तो अब इनको आईएनसी में ना नहीं मिल रहा, आईएनसी में ही मतलब इनको एंट्री नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि भैया जूता फिकवाया था, तो आईएनसी थोड़ी ना बोलेगी कि आ जाओ। उस टाइम पे दो तीन लीडर्स होते हैं, तो वो जो है बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक जी को लाइक नहीं करते। तो वो लोग जो है वो बोलते हैं नहीं नहीं ये नहीं आएगा। तो किसी तरह से एनी बेसेंट जो है वो मनवा लेती हैं कि चलो ठीक है, मतलब ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक है अब से आगे जो भी है नहीं होगा, आप जो है आने दीजिए। तो कांग्रेस के पास जाते हैं, कांग्रेस को बोलते हैं कि आप जो है हमें होम रूल लीग करना है, आप परमिशन दे दो। तो कांग्रेस बोलती है कि देखिए ऐसा है कि हम आपको ओपनली तो नहीं बोल सकते। वो अल्टीमेटम देती है कि 20 दिन का टाइम दे रहे हैं आपको, अगर 20 दिन में या 20 दिन कुछ टाइम देते हैं, एग्जैक्टली नॉट 20 दिन, इतने टाइम में अगर हमने हाँ नहीं बोला तो आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली स्टार्ट कर लिया। ठीक है, ये वही टाइम है जब गांधी जी इंडिया आए हैं, है ना, गांधी जी इंडिया आ चुके हैं। होम रूल लीग स्टार्ट होता है 1916 से, और ये बोलते हैं कि ऐसा है कि दो ब्रांच में करेंगे। एक ब्रांच जो है वो तिलक ब्रांच होगा और दूसरा जो एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की उस टाइम पे वो नॉट अ फाउंडर, उस टाइम पे वो प्रेसिडेंट थी, तो वो इंडिया में उसको चला रही होती है। तो उनका ये मानना होता है होम रूल मतलब जैसे कि बाहर की कंट्री में जैसे आयरलैंड में यहाँ पे मतलब लोगों को थोड़ा सा अपने आप को रूल करने के लिए थोड़ी सी पावर मिली है, वैसे आप इंडिया में भी दे दो। तो इनके कुछ कुछ डिमांड्स होते हैं जो होम रूल लीग के अंदर तिलक के डिमांड होते हैं कि आप हमारी ये बात मान लो, जो हमारे स्टेट है उसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाओ, हमें ऑटोनॉमी दो, हमें स्वराज दो। तो दीज आर द थिंग्स जो ये लोग मांगेंगे। ठीक है, तो ये क्या बहुत टाइम तक चलेगा। अगेन अभी क्या है, आप देख रहे हो कि गांधी जी इंडिया आ चुके हैं। अभी क्या हुआ है, 1916 में एक सेशन हुआ है कांग्रेस का, उसको लखनऊ सेशन बोलते हैं। लखनऊ सेशन में क्या होता है कि जो स्प्लिट हुआ था ना इनके बीच में, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स और मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग भी अलग हो चुकी थी ना, तो मुस्लिम लीग भी इसमें आती है। ये लोग ज्वाइंटली साथ में पहली बार बैठेंगे और बोलेंगे ठीक है हम लोग अलग अलग हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो एक है। वो एक ये है कि हम एंटी ब्रिटिश हैं और हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें स्वराज चाहिए। हम क्या हम जो है हमें होम रूल चाहिए, हमें स्वराज चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स। तो आपको 16 वाला जो 1916 वाला जो लखनऊ सेशन है उसमें आपको दो तीन चीजें याद रखनी है कि हुआ क्या। एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट साथ में आए, मुस्लिम लीग साथ में आए, साथ में मिलके जॉइंटली साथ में मिलके डिमांड करा कि हमें ये सब चाहिए। एक प्रॉपर लिस्ट है, मैं उसको दे दूंगी कि क्या क्या डिमांड थी उस टाइम पर। आप लोगों को अभी तो मुझे नहीं लगता कि इतना पूछेंगे, आप लोग को डेट पूछ सकते हैं उसमें लीडर कौन था, प्रेसिडेंट कौन था। तो वो स्टार्ट करते हैं बेलगांव। बेलगांव जो है वो कर्नाटका में, एंड बेलगांव इज फेमस क्योंकि
गांधी जी का सेशन होता है 1924 में, एंड दैट इज द ओनली सेशन कि जहाँ पे आईएनसी की प्रेसिडेंट महात्मा गांधी बने। तो वहां से तिलक जो है स्टार्ट करते हैं, लेकिन तिलक का जो हेडक्वार्टर होता है वो पुणे में होता है। ये पीपीटी में आपके नहीं है, मैं आपको आज अपलोड करके रात तक मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। तो पुणे में उनका हेडक्वार्टर होता है, और इनको बोला जाता है कि आप जो है कि आप बॉम्बे सिटी से बाहर रहोगे, क्योंकि ऑब्वियसली लीग को जो आईएनसी थी उनको पता था कि इनका दिमाग थोड़ा सा भड़कीला है, तो उनसे बोला जाता है कि आप जो है बॉम्बे छोड़ करके आप बाकी जगह से करोगे। तो एनी बेसेंट दूसरी जगह से स्टार्ट। एनी बेसेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है? एनी बेसेंट का हेडक्वार्टर है मद्रास, वो मद्रास से चला रही होती है चीजें, ठीक है। अब क्या होता है कि चल रही हैं चीजें, बात कर रहे हैं मारना, तो अगेन क्या होता है, अगेन ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, रिप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रिटिशर्स बोलते हैं नहीं बहुत हो गया, अब कोई लीग वीग नहीं होगा। तो अगेन यहाँ पे भी इन लोगों को रिप्रेशन झेलना पड़ता है। एनी बेसेंट को जेल हो जाती है, एनी बेसेंट जेल चली जाती है। मतलब एक लीडर थे, वो अपनी उस टाइम पे उपाधि थी वो छोड़ देते हैं। आई जस्ट नॉट रिमेम्बर दैट नेम, उस लीडर का नाम नहीं आ रहा, आई थिंक सुब्रमण्यम अय्यर है, वो अपनी उपाधि छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये मूवमेंट चल रहा होता है। अगेन अभी गांधी जी आ चुके हैं जो हमने उस दिन पढ़ा, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं थोड़ी देर के लिए माइक ऑन कर रही हूँ। आप लोग को जो पूछना है आप लोग पूछ लो, फिर उसके बाद मैं आप लोग को एक टॉपिक और पढ़ाऊंगी, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश रूल। और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ एमसीक्यूज कराऊंगी, पीवाईक्यूज उसके, ठीक है। सर 1 मिनट के लिए इनके माइक ऑन कर दीजिए। जी, it is open Aga for all. Aga Khan is the founder of Muslim League. मैम मेरा सवाल ये है कि जब एओ ह्यूम इंक्लूडिंग 72 मेंबर्स थे कांग्रेस के इसमें, ठीक है, तो इनिशिएट करने में, तो फिर हम एओ ह्यूम को ही क्यों हाईलाइट करते जबकि वो कोई प्रेसिडेंट वगैरह भी नहीं थे? वो फाउंडर थे, उनका ही आइडिया था। आइडिया उन्हीं का था। आइडिया उन्हीं का था, उन्हीं ने बोला, तभी तो बोलते हैं सेफ्टी वर्ल्ड थ्योरी है। ब्रिटिशर्स ने एक हाँ, सेफ्टी वर्ल्ड क्रिएट किया, ओके। कि ब्रिटिशर्स ने एक सेफ्टी वर्ल्ड क्रिएट किया। उन्होंने बुलाया 72 पढ़े लिखे लोग को इंडिया में, बुलाया कि तुम लोग को थोड़ी बात, तुम लोग को अपनी बात पहुंचानी है ना, तो पहुंचाओ अपनी अपनी बात, मैं एक पार्टी बना के देता हूँ, तुम लोग अब काम करो। ओके। आप लोग को पीपीटी दिख रही है ये वाली? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन लिखा है, दिख रहा है ना? No, ma'am. No, ma'am. Home rule movement. Home rule league movement. हाँ, ओके ओके, जस्ट अ मिनट, बस शेयर करते हैं। मैम मुझे सारे एक्ट याद करने में दिक्कत आ रही है, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ 1863, वो 91, ये इतने सारे एक्ट याद करने में दिक्कत आ रही है मैम। हर एक एक्ट के इतने सारे प्रोविजंस है। हाँ, प्रोविजन दिक्कत तो आ रही है, बट आपको स्टोरी फॉर्म में आपको पता होना चाहिए कि आसपास क्या चल रहा है। अगर अभी आप मॉन्टेमिडलो रिफॉर्म पढ़ोगे और अभी मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पढ़ोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पढ़ोगे, तो आप उसको रिलेट कर पाओगे कि अच्छा ये बोला तो क्यों बोला है, इसका क्या मतलब है बोलने का, ये वाले एक्ट में ये चीज क्यों दिया। अब आप यू आर एबल टू रिलेट। अभी आप लोगों को दिख रहा है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन? जी मैम। ठीक है। अब देखो, ब्रिटिशर्स आए, इनिशियली उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हम इंडियंस को पढ़ाएं लिखाएं। उनको लगता था कि यार ये ना व्हाइट्स मैन बर्डन है, ये लोग बेहुदे लोग हैं, ये हमारे ऊपर बर्डन है। तो इनिशियली उनका कोई रोल नहीं रहा है एजुकेशन के लिए, ठीक है। धीरे धीरे करके बढ़ा। कालकाटा का एक वैरेन हास्टिंग जो होते हैं, इनको बहुत अच्छी लगती हैं चीजें, मतलब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ये इनको ना इंडिया के बारे में जानना था। तो वो एक कालकाटा में एक मदरसा एस्टैब्लिश करते हैं। ये सवाल आता है 1781 में वैरेन हास्टिंग में करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे एक जोनाथन डंकन करके बनारस में संस्कृत कॉलेज एस्टैब्लिश करते हैं। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज जो होता है वो सिविल सर्विसेज के ट्रेनिंग के लिए बनाते हैं, विलेस्ली बनाता है 1800 में। तो ये धीरे धीरे करके छिटपुट करके चल रही होती है चीजें। इतना कोई मतलब फुल फ्लेजेड नहीं है कि हाँ आपको जो है पैसा खर्च करना है। अभी तक इनका कोई ऐसा बजट नहीं आता था कि हाँ आप एजुकेशन पे इतना खर्च करोगे। धीरे धीरे करके चल रही है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है, उसमें बोलते हैं कि हम ना 1 लाख रुपया एनुअली
कंपनी जो है सैंक्शन करती है एजुकेशन के ऊपर, 1 लाख रुपए। पहली बार ऐसा बोला कि जिसमें ये लोग बोलेंगे कि ठीक है, हम ना इंडिया में जो इंडियंस हैं उनको पढ़ाने लिखाने में खर्चा करेंगे। ये सिर्फ ऑन पेपर था, ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई बहुत ज्यादा खर्च वर्च होता नहीं है, ये ऑन पेपर वाली बात थी। राजा राम मोहन रॉय जो होते हैं वो उस टाइम पे काफी फेमस पर्सनालिटी होते हैं, तो वो किसी तरह एक कोलकाता में कॉलेज सेटअप कराते हैं, वेदांता कॉलेज भी वही सेटअप कराते हैं। कुछ कुछ कॉलेजेस, संस्कृत कॉलेज हो गया आपका दिल्ली में, कोलकाता में, आगरा में, कुछ कुछ छोटे मोटे कॉलेजेस उस टाइम पे बनते हैं। तो आपसे सवाल आता है कि 1 लाख रुपए जो है ना सैंक्शन हुआ था पहली बार एजुकेशन के लिए, वो कौन से एक्ट में हुआ था? दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब आप जो अभी किसी लड़की ने पूछा ना कि आपको याद नहीं होता बेटा, तो अब आप धीरे धीरे करके देखोगे आपको चीजें याद होंगी, जब आपको थोड़ी सी स्टोरीज पता होंगी ना आसपास की, तो आपको याद होगा। ठीक है, अब जब 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके ना ये चीजें बढ़ी, तो अब बोलना स्टार्ट किया कि एक ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिशिस्ट कंट्रोवर्सी। ठीक है, पढ़ाएंगे तो खर्च तो करेंगे, लेकिन पढ़ाएंगे क्या, कैसे पढ़ाएंगे, इनको क्या पढ़ाएंगे? ये तो अलग जाहिल है, और हम तो वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न साइंस को मानते हैं, इनको हम पढ़ाएंगे क्या? इनको तो इंग्लिश आती नहीं, तो कैसे पढ़ाएंगे? तो 2 कंट्रोवर्सी चली, एक बोलते हैं इंग्लिशिस्ट और दूसरे को बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट। जो इंग्लिशिस्ट थे उनका ये मानना था कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में तभी खर्चा करेगी जब सिर्फ मॉडर्न स्टडीज पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, सिर्फ मॉडर्न स्टडीज पढ़ाई जाएंगी। ओरिएंटलिस्ट उनका ये मानना था कि वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर हम लोग साथ साथ में पढ़ाएंगे, ताकि जो बच्चों को जॉब मिल सके, आगे सब कुछ मिल सके। ठीक है, तो ये 2 भागों में स्प्लिट होता है कि एक चाहते थे कि हम जो फुल्ली एजुकेशन है वो एक तरह से बोलो तो बहुत ही इंग्लिशाइज्ड जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दूसरे बोलते थे कि साइंस पढ़ाएंगे, लिटरेचर पढ़ाएंगे, एवरीथिंग पढ़ाएंगे, हम सब कुछ पढ़ाएंगे। तो फाइनली जीत किसकी होती है? आपको क्या लगता है किसकी होगी? ऑब्वियसली इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिशाइज्ड वाले ही जीत होगी। तो लॉर्ड मकॉले मिनट आता है 1835 के अंदर, ये वही लॉर्ड मकॉले हैं जो कानून भी लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि ऐसा है कि हम स्कूल बनाएंगे और इंग्लिश एक सिर्फ मीडियम होगा जिसमें कॉलेज में पढ़ाया जाए, क्योंकि दे आर इंग्लिशिस्ट है ना, तो दे फेवर कि हम सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन के मामले में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी जानते थे, तो बोलते थे कि स्कूल में जो भी मीडियम होगा वो इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे, इंग्लिश मीडियम कॉलेज होंगे, हम सिर्फ वही पढ़ाएंगे। ठीक है, सब जगह पर थोड़े थोड़े कुछ हल्के फुल्के स्कूल्स खोले। इनका एक थ्योरी दिया इन्होंने, उसको बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये आपसे सवाल आता है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कौन से एक्ट में थी या कब आई, किसने दिया? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन क्या होता है कि इनका ये मानना था कि हम ना कुछ ऊपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को पढ़ाते हैं, उन्हीं को सिर्फ एजुकेशन देंगे, वो धीरे धीरे करके सबको एजुकेशन दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ऊपर वालों को एजुकेशन देंगे, क्योंकि इनका सोर्स ऑफ मीडियम क्या है, इंग्लिश है। तो इंग्लिश है तो भैया इंग्लिश तो किसी गरीब को उस टाइम पे आता नहीं था, हमारी तो लैंग्वेज ही नहीं थी इंग्लिश। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इलीट लोगों को एजुकेशन दोगे, एंड देन फिर वो धीरे धीरे करके, इनका ऐसा मानना था कि वो मास में हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। इंग्लिश में थोड़े लोगों को आप एजुकेशन दोगे, सबके लिए थोड़ी ना एजुकेशन हो गया। तो ये इनका ये था, ये है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, अब है उसके बाद एक और आते हैं जेम्स थॉमसन। उनका ये मानना था कि हम जो है ना क्योंकि अभी तक देखो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन से क्या होता था कि विलेज तक एजुकेशन नहीं पहुंच रहा था, तो ये बंदा जो है ये पहली बार कहता है कि जो है वो पहुंच नहीं पा रहा, विलेज में एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा, तो हम क्या करेंगे, वर्नाकुलर लैंग्वेज में अगर हम एजुकेशन पहुंचाएं तो शायद एजुकेशन पहुंच जाए। ये थोड़ा भला मानुष साउंड होता है, ये थोड़ा भला था। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या हुआ, मतलब वहां की जो लोकल भाषा है, जो वहां पे लोग बोल, जैसे मराठी में पढ़ाओ तुम, पंजाबी में पढ़ाओ, जैसे आज होती है। ठीक है, तो उस लैंग्वेज में आप पढ़ाओ ताकि लोगों को समझ में आए, ताकि गांव तक एजुकेशन पहुंच पाए। ठीक है, तो इसने 2-3 काम करा, इसने रेवेन्यू, पब्लिक, पीडब्ल्यूडी वर्क वगैरह इन सब में, ताकि मतलब मेन इसका ये था कि अगर हम लोग पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में किसी को रिक्रूट कर रहे हैं या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिक्रूट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उसको ट्रेन करने में आसानी होगी ना, एटलीस्ट वो इजिली उसको हम मतलब रिक्रूट कर पाएंगे। उसके बाद ये सारी चीजें चल रही हैं, साथ साथ एक आता है आपका वुड डिस्पैच। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है। वुड डिस्पैच 1854 में आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। क्यों मैग्ना कार्टा बोलते हैं, क्योंकि इसने एक बहुत अच्छे से नींव रखी। ठीक है, इसने बोला कि जो वो है जो इंग्लिश है वो इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम होगा, लेकिन हायर स्टडीज में होगा। ठीक है, जब स्कूल लेवल पे आप पढ़ाओगे
तो आप जो है उनकी लैंग्वेज मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाओगे। ये सबसे बड़ी बात जो उसने बोली थी कि आप जो है स्कूल में वर्नाकुलर लैंग्वेज यूज करोगे और इंग्लिश आप हायर स्टडीज में यूज करोगे। फीमेल के ऊपर फीमेल को एजुकेशन दोगे, टीचर्स ट्रेनिंग दोगे, वोकेशनल एजुकेशन दोगे, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स इसने ये बात बोली थी। और जो इंस्टीट्यूशन है वो सेकुलर होगा, ठीक है। और स्कूल में एक जो है मतलब जो इसने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि वो अपने मास को पढ़ाएगी। जैसे आज हमारे पास एक्ट है ना, आज हम लोगों के पास फंडामेंटल राइट है कि नहीं हम लोगों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला कि आप जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि आप जो है एजुकेट करोगे मास को। आप सोचो इतना अचानक से इतना प्यार कैसे आ गया कि हाँ ऐसा कैसे बोल दिया। वोट डिस्पैच इसने चीजें हमारे लिए अच्छी बात बोली, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि ब्रिटिशर्स की ना प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे रूल करने में। तो यहाँ के लोगों को नहीं पता है, लैंग्वेज का इशू है। तो ये चाह रहे हैं कि लोग जो हैं वो इंग्लिश पढ़े लिखे ताकि इनको आसानी हो यहाँ पर राज करने में, ताकि ये चीजों को समझ पाए। तो दीज आर द रियल मोटिव बिहाइंड दैट। इस एक्ट को आपको अगर मैं रात में भी पूछूं तब भी आपको ये एक्ट रटा होना चाहिए। स्पेशली आपको 2-3 चीजें याद रखनी है कि मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं, फीमेल वोकेशनल एजुकेशन की बात किसमें करी गई है, और वर्नाकुलर लैंग्वेज स्कूल लेवल पर और इंग्लिश एज अ हायर लेवल पे ये सबसे पहली बार इसी में ये बात बोली गई थी। जेम्स थॉमसन जो था उसने बस ऐसे बोल दिया था, तो दैट वाज नॉट कॉल्ड द एक्ट ऑफ दैट, मतलब एक्ट ऐसा नहीं बोलते उसको। इसको मानते हैं कि हाँ पहली बार कहीं पे बोला गया था तो वुड डिस्पैच में बोला गया था। वुड डिस्पैच हो गया आया, ठीक है। अब उसके बाद देखो 1857 का रिवोल्ट होता है ना। अभी तक क्या ब्रिटिश का रूल नहीं है, अभी क्या होगा क्राउन रूल स्टार्ट हो जाएगा 1857 के बाद। हम पे रानी डायरेक्टली आकर के राज करेगी। अभी क्या था कि कंपनी है, कंपनी की बात है ना, अभी तो कंपनी चल रहा था, अब राज होगा ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर। तो आफ्टर क्राउन, ठीक है। अब हंटर कमीशन, अगेन आपको मैंने उस दिन बोला था कि हंटर कमिटी भी है एक और हंटर कमीशन, आप लोग उससे कंफ्यूज नहीं होगे। उसको 1882 में भेजा जाता है, बोलता है तुम जाओ यार, तुम जाके देखो कि वो जो वुड डिस्पैच वाला जो बोल के गया था उसके हिसाब से प्रोग्रेस है कि नहीं, इंडिया में कंट्री में है कि नहीं, तुम जाके रिव्यू करके आओ, ठीक है। तो वो जाता है, देखता है कि हाँ चलो ठीक है चीजें हो रही। बट जो हंटर एजुकेशन था कमीशन था उसका फोकस था प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। उसने हायर एजुकेशन पर इतना ध्यान नहीं दिया। उसका फोकस ही था कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन हो, और सेकेंडरी एजुकेशन को 2 भागों में बांट दिया जाए, एक तो लिटरेरी और दूसरा वोकेशनल, ठीक है। उसने बोला कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो जो हर डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे स्कूल्स बनाए जाए, ऐसे उसने बोल करके गया कि स्पेशल केयर दिया जाए प्राइमरी एजुकेशन को। उसने प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ बोला। और इसने बोला कि जो वुमेन है ना, वुमेन को ढंग से फैसिलिटी नहीं मिल रही है पढ़ने के लिए। तो दीज आर द थिंग्स ये हाईलाइट करके जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि हंटर कमीशन, जो हंटर कमीशन है वो किसको रिव्यू करने आया था, वुड डिस्पैच को। अगर आप ऐसे इसको याद भी रख लोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वुड डिस्पैच के बाद कौन आया, हंटर कमीशन आया, ठीक है, क्योंकि उसको रिव्यू करने आया था वो, ठीक है। और उसने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर एम्फेसिस किया, और उसने यही बोला कि सेकेंडरी एजुकेशन में 2 भाग हो जाने चाहिए, जिसको एक लिटरेरी और दूसरा वोकेशनल बोलते हैं। अगेन वो अपनी बातें बोल करके, या 1882 में ये आता है, ये बोल करके जाता है। उसके बाद 1902 में एक राले कमीशन बनता है, ठीक है। उसको बोला जाता है कि तुम देखो, तुम जाओ यूनिवर्सिटी में देखो कि क्या चल रहा है, ठीक है। वो जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है। उसके बाद उसकी जो भी रिपोर्ट्स होती हैं उसके हिसाब से इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में पास होता है। अब जब ये एक्ट पास होता है तो यूनिवर्सिटी जो है उसकी ना पावर्स को कम कर लिया जाता है, ठीक है। तो मतलब इस एक्ट को बोला जाता है कि दिस इज नॉट अ गुड एक्ट। गवर्नमेंट के ऊपर पावर है, मतलब गवर्नमेंट को पावर दी जाता है यूनिवर्सिटी का, कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ेगा, क्या सिलेबस होगा, क्या नहीं होगा। तो ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत कोई सही लॉ नहीं था। इसमें गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी की जो पावर है उसको कर्टेल किया और अपनी पावर को बढ़ाया, ठीक है। 5 लाख रुपए सैंक्शन किए कि आप जो है 5 साल तक आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। दिस इज द थिंग कि आप जो है जाओ। उसके बाद क्या होता है कि इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी बनने स्टार्ट होती हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसके बाद, इस एक्ट के बाद बनना स्टार्ट होते हैं। एंड फिर से एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन एजुकेशन पॉलिसी में आता है। इसमें अगेन ये एक ऐसा है जो ये बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कंपलसरी एजुकेशन की,
तो ये एक्ट बोल के जाता है। वो डिस्पैच बोल करके गया कि नहीं आपको लेना चाहिए, ये बोल के जाता है कोई जरूरत नहीं है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कंपलसरी एजुकेशन की, ठीक है। एक्सेप्ट द पॉलिसी ऑफ रिमूवल इलिटरेसी एंड अर्ज प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू टेक द स्टेप्स। अभी क्या बोलते हैं कि आप क्या करो, जो सरकार में राज्य है, जो प्रिंसली स्टेट है या जो अदर स्टेट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है, वो जो फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन है उसकी जिम्मेदारी वो ले, सरकार नहीं ले, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं लेगी, आप लोग लोगे। तो ये थोड़ा सा दिख रहा है कि इन लोगों को एग्जैक्टली में क्या करना था, पढ़ाना था कि नहीं पढ़ाना था, ये इस एक्ट से पता चलता है। फिर सैडलर कमीशन एक्ट आता है, इसको बोला जाता है कि तुम जाओ यूनिवर्सिटी एक्ट जो बना था उसको देख करके आओ, ठीक है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उसको जाकर के पढ़ करके आओ। तो ये जो बहुत बड़ा एक्ट है, इसमें मतलब ये थोड़ा आज के जमाने का एक्ट है। तो उसने बोला कि जो स्कूल का कोर्स है वो 12 साल का होना चाहिए। जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट जैसे यूनिवर्सिटी में एंटर करता है 3 साल के लिए, मतलब इंटरमीडिएट 3 साल का होना चाहिए। स्टूडेंट स्कूल से निकल के डायरेक्ट जो है यूनिवर्सिटी में एंटर करेंगे। डिग्री ये जो है 3 साल, जैसे आज की डिग्री होती है 3 साल की, ठीक है। आप जो वो है रेगुलेशन है यूनिवर्सिटी का, वो थोड़ा लेस रिजिड बनाओ, ठीक है, ताकि चीजें आराम से चेंज हो सके। यूनिवर्सिटी को बोला कि आप बहुत सेंट्रलाइज तरीके से काम करोगे। क्यों बोला? क्योंकि जो यूनिवर्सिटी एक्ट है वो बोल करके गया था कि हम हैं, तुम्हारे ऊपर हम कंट्रोल करेंगे। तो पावर डिसेंट्रलाइज करने की बजाय ये और सेंट्रलाइज की बात कर रहा है कि पावर जो है हमारे पास रहेगी। अगेन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन की बात पहली बार यहाँ पे करी गई। टीचर ट्रेनिंग को भी बोला गया कि बढ़ाओ आगे, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो यहाँ पर बोला गया। फीमेल एजुकेशन की भी बात बोली गई। समटाइम ये बहुत बार पूछते हैं आपसे, स्टेटमेंट बना के घुमा के पूछेंगे कि फीमेल एजुकेशन की बात किसने बोली है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की बात किसने बोली है, 3 साल का डिग्री कोर्स होगा ये किसने बोला है। तो ऐसे आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो जो मुझे लगता है कि जो जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो चीज आ सकती है मैंने उसको आपको हाईलाइट किया है। तो आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको बस नाम और ईयर भी अगर याद होता है ना तो आप कर लेते हो। एग्जाम में आप इसमें आता है आपको, चाहे तो क्रोनोलॉजी में सवाल आएगा, चाहे तो लिटरली किसी एक एक्ट को उठाएंगे, मोस्टली वुड डिस्पैच को उठाया जाता है, उससे एक सवाल बना दिया जाएगा कि आप बताओ, क्योंकि वुड डिस्पैच इज अ मैग्ना कार्टा, तो जानबूझ के उसी से सवाल बनते हैं। लेकिन अब क्या है, अब ना सवाल थोड़े इंडियनाइज्ड होना शुरू हो गए हैं। तो वर्धा एक स्कीम थी, तो उससे भी सवाल अब बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो जो है इंडियंस ने बनाया है वो स्कीम्स को। और मैं इसलिए बोल रही हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पिछले 3-4 साल 2020 में आई ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो तब से ना एजुकेशन वाला जो हिस्टोरिकल एजुकेशन है उससे सवाल ज्यादा आने लग गया, क्योंकि वो समहाउ न्यूज में रहता है NEP 2020 की वजह से। तो आप लोग उसको देख के जाना। एंड RCA में भी ये 2-3 बार इससे सवाल आ चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर हार्टॉग कमेटी बनती है। अगेन इसका ये मानना होता है कि देखो, जो बच्चा पढ़ने वाला है वही जाएगा, आगे पढ़ने जाएगा। जो फेल हो रहा है, जो नहीं पढ़ पा रहा है, उसको बोलो वोकेशनल कोर्स कर ले। मतलब अगर उसको इंटरेस्ट है गाड़ी ठीक करने में, या फिर उसको इंटरेस्ट है कारपेंटर बनने में, पेंटर बनने में, तो वो जो है वो उधर जा सकते हैं। उसको कोई जरूरत नहीं है हायर एजुकेशन की, ठीक है। जो हमारे घर पे बचपन से हम लोग को ताने मिलते थे कि नहीं पढ़ोगे तो वहां भेज देंगे, वो करवा देंगे। तो ये वाला एक्ट वैसा ही है कि अगर नहीं पढ़ोगे तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बात अच्छी थी कि आप जो है वोकेशनल कोर्स की तरफ भेज रहे हो। वैसे स्टूडेंट को जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ स्किल सीख लेगा, तो उसको पता है कि हाउ टू सर्वाइव, ठीक है। तो ये पहली बार बोला गया कि एवरेज स्टूडेंट है उनको वोकेशनल कोर्स के लिए आफ्टर 8th स्टैंडर्ड आप उनको भेज दो, बाकी जिनको पढ़ने में जो बहुत अच्छे हैं वो जाएं, ठीक है। इसने ऐसे प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर बहुत एम्फेसिस नहीं दिया। उसने बोला कि ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है, कोई प्राइमरी एजुकेशन का कोई कंपल्जन ऐसा नहीं है, तो ठीक है। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि इसने ये बात बोली थी कि जो पढ़ने में अच्छा है वही जाएगा, जो नहीं है वो कोई बात नहीं है, वो कुछ और सीख ले, कोई और काम सीख ले। उसके बाद हमारी आती है वर्धा स्कीम। तो गांधी जी जो है उनका ये मानना होता है कि लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, आप ना सीखोगे जब आप कुछ करोगे। तो गांधी जी का ये मानना था। तो ये जो पूरी की पूरी पॉलिसी है ना, ये इसी के ऊपर बेस्ड है। जाकिर हुसैन कमेटी इस पॉलिसी को बनाती है, और ये पूरी की पॉलिसी जो है वो जो महात्मा गांधी का जो आइडिया है, जो उससे इंस्पायर्ड है, ठीक है। अब महात्मा गांधी के लिए एक चीज मैंने आपको कल बताना भूल गई थी। वो उनका एक वीकली न्यूज़पेपर, वीकली जर्नल था, दैट इज हरिजन।
हरिजन का मतलब होता है, हरि मीन्स जो होता है वो कृष्ण होता है, एंड जन मतलब दैट इज देयर पीपल, और उनसे जना हुआ, लाइक उनके बच्चे। तो जब अंबेडकर जी और पूना पैक्ट ये सब मामला फंसा, जब वो मांग रहे थे कि छोटे जात वालों को जो है उनको रिजर्वेशन होनी चाहिए, उनका सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, जब ये वाला मसला चल रहा था, तो उसी टाइम पर गांधी जी जो है अपना वीकली जर्नल निकालते हैं हरिजन, और लोगों को बोलते हैं कि ये लोग छोटे जात के नहीं है, दीज पीपल आर हरिजन पीपल, ये भगवान के बच्चे हैं, तो आप इनको वैसे ट्रीट मत करो, ठीक है। तो ये एक आपको याद रखना है कि अगर पूछ ले कि हरिजन किसने लिखा है, तो दैट इज गांधी। तो इसका जो मेन मोटिव था लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, तो मुझे लगता है कि अगर सवाल बनता है तो यहाँ से बनेगा। फिर उनको बोलते हैं कि हैंडीक्राफ्ट पे ध्यान दो, क्योंकि गांधी जी, देखो गांधी जी ना कभी ऐसे बोलते थे कि फुल फ्लेजेड इंडस्ट्रीज में बिलीव नहीं करते थे, वो उनका मानना था कि कॉटेज इंडस्ट्री होनी, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, ताकि जो जो लोअर लोग हैं जिनका रोजगार है, जो मान लो कि बास्केट बनाते हैं या फिर जो छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, उनका भी रोजगार चले, ठीक है। तो इनका ये मानना था, तो ये एक बढ़िया सी, और इसको बोलते हैं कि दिस इज द ओनली पॉलिसी जो चाइल्ड सेंटर्ड थी, एकदम बच्चे को सोच करके बनाई गई थी। कैसे बच्चों को सोच के बनाई गई थी कि जो आप जो है ना हिंदी में पढ़ाओगे, क्लास 2 से क्लास 7 तक आप हिंदी में पढ़ाओगे, उसके बाद इंग्लिश में पढ़ाओगे जब बच्चा 8 में चला जाएगा तब। और जब बच्चा बहुत छोटा है, स्टार्टिंग के जो 7-8 साल की एजुकेशन है, नर्सरी यूनिवर्सिटी जो भी, वो फ्री होनी चाहिए पूरी इंडिया के अंदर, और बच्चे को उसकी जो मदर टंग है उसमें पढ़ाएंगे। मतलब मान लो कि कोई मराठी बोलता है तो मराठी में पढ़ाएंगे, कोई अगर कोई अदर लैंग्वेज बोल रहा है, बंगाली बोल रहा है, तो उसको बंगाली में पढ़ाएंगे, ताकि बच्चे को समझ में आए। जैसे हम आज कहते हैं ना कि समझ में नहीं आता, इंग्लिश में पढ़ाते हैं ना स्कूल में, बच्चे की नॉर्मल जो मदर टंग होती है, हिंदी होती है, उर्दू होती है, उसको नहीं आता समझ में, चीजें एग्जैक्टली नहीं समझ में आती। तो इसीलिए बोला गया कि ये बहुत ही चाइल्ड सेंटर्ड एंड कोऑपरेटिव थी। इसमें ये बोला गया क्योंकि ये गांधी जी ने बनाई थी, तो गांधी जी ने बोला कि जो बच्चा है उसको सोसाइटी समझ में आनी चाहिए, कि सोसाइटी कैसे वो अच्छी कर सकता है, वो एक अच्छी सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी में वो कैसे रहेगा। तो दीज आर द थिंग्स। ओके, सॉरी। तो ये ऐसे इस तरह से पॉलिसी बनाएंगे, और इसका ये था कि जो सोसाइटी होगी, गांधी जी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि नॉन वायलेंट होगी, तो बच्चे के दिमाग में आप स्टार्टिंग से ये चीज डालोगे, ठीक है। सो दीज एक ये प्लान 1937 में आया, ठीक है। ये आईएनसी के एक सेशन में वहां पे वर्धा में, महाराष्ट्र में, वहां पर इसको लाया जाता है। उसके बाद सर्जिएंट प्लान आता है। सर्जिएंट प्लान अगेन कुछ वैसा नहीं है कि भाई घूम फिर के एक ही बात, ये बोलता है कि ये जो +2 वाला हिसाब है ना, इसको हटा दो, +2 की कोई जरूरत नहीं है, +2 जो है उसको हटाओ, ये फालतू है, +2 जो है आप उसको हटा दो। तो और ऐसा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि ईयर याद रखना है, किसने दिया प्लान, और कुछ प्लान जैसे वुड डिस्पैच है, हंटर कमेटी है, वर्धा स्कीम्स अभी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या क्या बोला गया वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आई एम गिविंग यू वन थिंग, ये मैंने ये आरसीए का 2020 का पेपर है, उसमें आया था। मैंने आपको बोला था ना कि वुमेन अभी हिस्ट्री में कुछ टाइम से बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि जो अभी जो हिस्टोरियंस हैं, जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं, वो वुमेन सेंट्रिक थोड़ा ज्यादा हिस्ट्री को देख रहे हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए, ये तो सवाल है जो आरसीए में पूछा गया था, ठीक है। मैंने आपको ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के लिए पढ़ाया है, बट मैंने आपको सिर्फ 2 लाइन पढ़ाई है, क्योंकि उससे पहले कभी कोई सवाल नहीं आए थे। तो इसमें जो है मैंने आपको मेंशन करा है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी मेंशन करी है कि अगर आगे सवाल आता है तो आप लोग इसको देख लोगे। तो पूछ रहे हैं नॉट ट्रू अबाउट ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो है, वो पहली मीटिंग उनकी हुई थी पूना के अंदर ही हुई थी, फर्गुसन कॉलेज में पूना के अंदर ही हुई थी। जो ये एक एनजीओ टाइप का था, तो ऑब्वियसली ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर स्टैब्लिश हुआ था 1930 के अंदर, ठीक है। ये एक जर्नल निकालता था जिसका नाम था रोशनी 1941 के अंदर। लेकिन जो इसकी पहली मीटिंग जो है बेगम ऑफ भोपाल ने नहीं करी थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसमें से गलत है, बाकी जो सारी स्टेटमेंट है वो सही है। तो अब अगर आपको इन फ्यूचर इसी से सवाल आ जाता है, ऊपर नीचे कुछ आएगा, तो पहली मीटिंग महारानी चिमनबी ने करी थी, ठीक है। और जो 2-3 फेमस इससे रिलेटेड वुमेन है उसके नाम आप लोग याद रख लो, अमृत कौर, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। अमृत कौर आपको याद होगा कि वो आज जो हम एम्स देख रहे हैं इन्हीं की देन है। फर्स्ट सेक्रेटरी कमला देवी चट्टोपाध्याय थी,
एक ये कमिटी बनाते थे, स्किपो कमिटी थी, इन्होंने एक बनाई थी 1946 में। तो स्किपो कमिटी अगर कभी गलती से भी सवाल अगर आ गया ना, खैर ये बहुत टफ पूछेंगे तब पूछेंगे, गलती से भी अगर आ गया तो गलती से भी आप लोग में से कोई भी गेस नहीं कर पाएगा, इवन मैं भी नहीं कर पाऊंगी। मैंने भी इसको खुद आज ही देखा है। तो स्किपो कमेटी जो थी वो जो वुमेन थी उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, इसके लिए बनाई गई थी। तो ये ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस ने बनाई है। मैंने आपको कल इनका वो मार्गरेट कजन थी, उन्होंने इसको बनाया था, मैंने आपको सिर्फ ये लिख के दिया था। तो आप थोड़े से एड ऑन कर लेना, 1 2 3 इसमें से सही है, चौथा वाला गलत है। लेकिन आपको नॉट ट्रू पूछा है तो नॉट ट्रू इज द ओनली 4, तो आंसर इज योर ओनली 4। अगेन मैंने आपको एक लिस्ट दी थी जिसमें कि देखो, मैं आपको ये सवाल क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि देखो सवाल क्या पूछे गए कि कौन से ईयर में हुआ और लीडर कौन थे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया। तो ये ना मैं आपको कितों भी पढ़ा दूंगी, रटना आप ही को है इसको, ठीक है। तो मैंने इसको एज अ सवाल नहीं बनाया है, ये सवाल एग्जैक्टली ऐसे पूछा गया था, बट मैंने इसको सही ऑर्डर में लिखा है। तो आप लोग इसको यहाँ से भी जब अपनी रिवाइज करोगे स्लाइड तो आप कर लोगे। मैंने ट्राइबल अभी आपको पढ़ाया नहीं है, रिबेलियन, वो मैं आपको मंडे की क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो कोल मुंडा रिवॉल्ट बुद्धू भगत ने किया था, बस्तर रिबेलियन इज गुंडाधुर, इंडिगो रिबेलियन इज विश्व जो दिगंबर विश्वास थे, वो 2 भाई थे, उन्होंने करा था, ठीक है। सिद्धू मुर्मू एंड कान्हू मुर्मू संथल रिबेलियन, और एक और थे इसमें, 4 लोग थे, इनकी 2 बहन थी, वो भी थी, चांद भैरव करके उनका नाम है, 2 और लोग हैं इसमें, बट आपको इतना याद है तो इससे हो जाएगा। अब एक और सवाल आया हंटर कमीशन के ऊपर, अब आप लोग इसको करो। सर इनके माइक खोल दीजिएगा आप प्लीज, इसको आप लोग करो और मुझे बताओ, मैं खुला हुआ है। ठीक है। आप लोग एक साथ मत बोलना, आप लोग चैट में भी आंसर दे सकते हो तो दे लो। मैम ऑप्शन बी 2। Yes, ma'am. B. Ma'am, B. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हंटर Yes, ma'am. कमीशन है, प्लीज आप लोग Ma'am, देखो, B है। हंटर कमीशन, Only one. मैम 1 और 2 हो जाएगा ना? हंटर कमीशन है। मैम ओनली वन है, क्योंकि ये सिर्फ अचीवमेंट देखने आता वोट डिस्पैच के, इसका कोई मतलब नहीं था हायर स्टडी स्कूल लेवल से। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स को लेकर आया था ये। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि वोट डिस्पैच ही था जिसने वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात करी थी स्कूल लेवल पे, इसको कोई मतलब नहीं था। ऑप्शन किसने जवाब दिया, ये किसने जवाब दिया? ओनली वन। मैंने। व्हाट्स योर नेम? अर्शमा। वेरी गुड, कीप इट अप। सिर्फ आपके लोग क्लास में, बाकी सारे लोग क्या हैं? मैं आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मैम ने आज बहुत, आप कीवर्ड का याद रखा करो। मैम ने चार्टर एक्ट और भी बहुत सारी चीजें, कीवर्ड बहुत सारी चीजें, गदर पार्टी, इन सब से जरूर आता है सवाल। जैसे मैम ने बताया था ना, AIW ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, तो ये सब की पॉइंट्स है और ये हिट करता है कहीं ना कहीं, तो इन सब का ध्यान रखा करो। तो क्वेश्चन जो मैम जो पढ़ा रही है ना, वो आपको क्लासेस में ऐसे नहीं पढ़ाई थी, मैम कहानी की तरह बता रही है। और किसी चीज को अगर आप कहानी की तरह समझ लोगे ना तो जिंदगी में नहीं भूल सकते आप। हम कोई मूवी देखते हैं तो उसकी स्टोरी क्यों याद रहती है? क्योंकि हम उसकी स्टोरी को देखते हैं, विजुअलाइज भी करते हैं, मतलब स्टोरी समझ के देख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। इसी तरह जब भी तुम पढ़ो, कोई भी चीज पढ़ो ना, उसको स्टोरी की तरह पढ़ो, कहानी की तरह पढ़ो, बिल्कुल याद रहेगा। और मैम ऐसे पढ़ा रही है आपको। जी सर। मैंने आप लोग को क्लास में ही बोला था कि आप लोग को इतना स्ट्रेस नहीं लेना नहीं था। मेरी क्लास में आप चुपचाप से बैठ के सुनोगे ना, आपका काम हो जाएगा। मैं नहीं बोलूंगी कि हाथ में पेन कॉपी पेंसिल लेके बैठो, जो कंफर्टेबल है लेके बैठ सकता है, जिसको एक्स्ट्रा लिखना है। बट मैं चाहती हूँ कि आप फुल्ली इधर ध्यान देकर सुनो। आप अगर ध्यान से सुन लोगे और एक बार आप पीपीटी रिवाइज करोगे, मुझे नहीं लगता कि आप भूलोगे कभी। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। तो मैंने आपको एक चीज आपको
मैम ब्रेक हो रही है वॉइस। डिस्कनेक्ट हो गई मैम। तो देखो ये सब चीजें ध्यान में रखें, और जैसे मैं बता रही हूँ स्ट्रेस नहीं लेना है। मतलब ये जामिया आर्शिक एग्जाम है, ये आपका ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट है, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जो चीज़ आप स्टोरी की तरह समझोगे, ऑब्वियसली हिस्ट्री तो एक कहानी की तरह ही है, तो उसको समझना थोड़ा आसान होता है। बट हिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए ये होती है कि सन ईस्वी याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। बट उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो किसी न किसी इंसिडेंट के साथ, इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं उस तरह से आप याद रख सकते हो। तो हिस्ट्री स्टोरी तो आपको इसी तरह समझना है, और ये समझ गए ना तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी, बस यही चार है आपके जीएस में। सर अगर हम प्रॉपर टाइमलाइन बना के पढ़ेंगे तो वी कैन इजीली गेट इट। हाँ, इट इज अप टू यू कि आपको किस तरह से पढ़ना है, वो आप खुद देखो टाइम टेबल बनाना तो आसान होता है, लेकिन उस पर फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है। टाइम टेबल कभी भी आपका सक्सेसफुल नहीं रहेगा, जब भी आप उस पर काम करना चाहोगे तो नहीं होता है। आप एक मोटा मोटी चीज बना लो कि हमें इस दिन से इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन से इस दिन ये पढ़ना है ना, सुबह से शाम दोपहर तक Yes, sir. But I am talking about the timeline of the history. मतलब what events what happened at that time. क्या कह रही थी मैम? सर मैं ये कह रही थी कि मैं टाइमलाइन के बारे में बात कर रही थी, जो कि हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनके हम एक प्रॉपर टाइमलाइन बना के अगर हम चीजों को याद करें तो हम लोग इजीली याद कर सकते हैं उसको। आप देखो ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने पहले ही बताया था कि दुनिया की कोई कोचिंग, कोई भी मेंटोर, कोई भी टीचर आपको सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं करा सकता है। करना आपको ही है, एग्जामिनेशन बैठ के आपको ही डिलीवर करना है ना। इतनी भीड़ है, इतने लोग अप्लाई करते हैं, इतने लोग तैयारी करते हैं, लेकिन भीड़ से अलग निकलने के लिए आपको कुछ अलग करना होगा, और Yes. उस पे दिन भर इंजीनियरिंग किया करो कि क्या हम अलग करें, क्या हम अलग पढ़ें, है ना, क्या हमारी स्ट्रेटेजी अलग। टॉपर्स के वीडियो देखो, 10-12 टॉपर्स के वीडियो देखो, और उन हर एक टॉपर्स की वीडियो में से कोई ना कोई 1-2 स्ट्रेटेजी, 4 स्ट्रेटेजी आप नोट करो डायरी में। अगर 10 टॉपर्स के वीडियो देखिए और हर से 2-2 आप स्ट्रेटेजी नोट कर रही हो तो हो गए 20। उस 20 में आप देखो किस कहाँ पे फिट बैठ रही है, उस 20 को बना दो 10, 8, 7, और उस स्ट्रेटेजी को लेके आप आगे बढ़ो। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर PSIR है तो PSIR के टॉपर्स की वीडियो देखो, मैथ्स के स्टूडेंट मैथ्स के टॉपर्स की वीडियो देखो, और उस हिसाब से अपने आप को सेट करो। देखो ये यूपीएससी क्रैक करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत आसान है, लेकिन आसान है। निकलते आप लोग के बीच से ही बच्चे हैं, कोई जन्नत से नहीं आता, कोई ग्रह से नहीं आता है। तो ह्यूमंस ही क्लियर करते हैं इसको। हाँ, ऑब्वियसली एक देखो ये क्या होता है, कोई इंजीनियर स्टूडेंट होते हैं या फिर उनकी जो एनालिटिक्स स्किल अच्छी होती है, एकेडमिक अच्छी होती है, तो उनके हाई चांसेस होते हैं कि वो 1-2 अटेम्प्ट में निकाल लेता है या निकाल लेती है। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो भी निकालते हैं, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है लेकिन निकालते जरूर हैं। बिहार के सबसे ज्यादा IAS IPS होते हैं बिहार से। क्यों होते हैं? वहाँ के बच्चे मेहनती बहुत होते हैं, वहाँ के बच्चों में वो एकेडमिक कमजोर होती है, लेकिन इसके बावजूद हिंदी भाषी होते हैं फिर भी वो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें लगन होती है, उनमें एक चाह होती है, वो ये सोच के निकलते हैं कि 1000 सीट में एक हमारी सीट है। आप भीड़ में अभी जो प्री दे रहे हैं ना बच्चे, आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, घबराहट हो रही है, मैम ने पूछा था शुरू में, घबराहट हो रही है ना, जब आपको ऐसा लगे ना तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे, जब पेपर आपके हाथ में होगा, ये सभी के लिए बता रहा हूँ, जब आपके हाथ में एग्जामिनेशन हॉल में पेपर आपके पास आए, आपको घबराहट होना तो बगल वाले स्टूडेंट को देखो, सामने वाले स्टूडेंट को देखो, पीछे वाले स्टूडेंट को देखो, सबको देखो, सबके चेहरे पे घबराहट होगी, सबके दिलों की धड़कन बड़ी होगी। ये देख के आप सोच ले अच्छा ये हाल तो सभी का है, तो चलो कोई बात नहीं, तो आपको एक बहुत बड़ा रिलैक्स मिलेगा। ठीक है,
आपने 1-2 अटेम्प्ट दे दिया तो तीसरे अटेम्प्ट में हो सकता है वो धड़कने, वो आपकी उलझने कम हो, लेकिन रहती हैं, मोर एंड लेस सभी के साथ होती है। तो घबराहट से उस पे भी देखो, एग्जाम पढ़ के जाके एग्जाम देना आसान नहीं है, क्योंकि आपको हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। एक बार मैं ऐसे ही इंटरव्यू ले रहा था, बच्चे जब एग्जामिनेशन दे के निकल रहे थे तो उसने कहा कि सर मैं बहुत घबरा गया, मैंने 10 क्वेश्चन गलत कर दिया, वो 10 क्वेश्चन मुझे आता था और अभी मैंने सॉल्व किया है, दिस इज बिकॉज ऑफ कि मैं घबरा गया, नहीं कर पाया। तो वो घबराहट, वो आपकी उलझने, वो आपकी दिमागी जो ताउन खराब होती है उस वक्त, वो आपको डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है। ये भी एक पेशेंस लेवल है जो यूपीएससी टेस्ट करता है, आप में कितना पेशेंस है, आप अपने आप को कितना कंपोज रख सकते हो। कल को अगर आप ब्यूरोक्रेट्स बनोगे तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन सामने आए तो आप कैसे हैंडल करोगे, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू बी अ ब्यूरोक्रेट्स इन दैट फॉर्म। तो आपको आज से सोच के चलना है कि हम आईएएस हैं, हम आईपीएस हैं। जब ये सोच लोगे ना तो अपने आप अंदर एटीट्यूड आना शुरू हो जाएगा, अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, अपने आप वो क्वालिटी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। जहां पर बैठते हो वहां पे लवासना के फोटो लगाओ, जहां बैठते हो वहां टॉपर, तो एक माहौल बनाओ। इससे क्या होगा कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, फिर आप उसी में रहोगे और उसी के बारे में सोचोगे। तो आपको थोड़ा अलग करना है, अलग सोच के करना है, चीजों को सही से लेके चलना है। कभी भी ये मत सोचो कि हम बिगिनर्स हैं, कभी ये मत सोचो कि हमें कुछ नहीं आता है। ऐसा कोई नहीं, कोई भी पेट से पैदा होकर नहीं आता है जिसको सब चीज आता है, वो दुनिया में ही आके सीखता है। अगर आपने ग्रेजुएशन ईमानदार से की होती ना तो आपको किसी चीज की जरूरत है, क्योंकि जो आप सिलेबस यूपीएससी देख रहे हो वो ग्रेजुएशन लेवल का ही है। बट हम कोचिंग क्लासेस मेंटरशिप इसलिए लेते हैं क्योंकि इस भीड़ से आगे बढ़ना है, क्योंकि हम टूल्स टेक्निक्स बताते हैं कि किस तरह से आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसका ध्यान रखो, एकदम 100% आपको कामयाबी मिलेगी, मैं गारंटी दे के लिख रहा हूँ। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। आपको ईमानदार बनना पड़ेगा अपने लिए, आपको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। आप जो कर रहे हो, करने जा रहे हो यूपीएससी के लिए, वो क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, रीजन आपको पता होना चाहिए, कारण समझ में आना चाहिए। जिंदगी के 2-3 साल आप लगा दो इस चीज में, भूल जाओगे कि कोई दोस्त है, भूल जाओगे कि शादी है, पार्टी है, फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ये सब चीज भूल के 2 से 3 साल लगा दो। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी जो होगी ना, जब आप घर से बाहर निकलोगे तो लोग सर उठा के देखेंगे। जब आप घर से बाहर निकलोगे ना तो लोग सलाम करेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारे नाम से जाना जाएगा कि देखो साजिया के पापा हैं, जो साजिया आईपीएस है, ये वसीम के पापा हैं जो वसीम आईएएस है। जब आपका नाम आएगा ना आईएएस आईपीएस के लिस्ट में, तो उस वक्त जो सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी खुशी जिंदगी की आपकी मिलेगी ना, वो मिलेगी जब तुम्हारे माँ बाप की आंख में आंसू होगा, तुम्हारी इस कामयाबी को देख के जब खुश होंगे। तो ये बातें हम मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है। तो आप सीरियस हो जाओ, आप पूछो, एक क्वेश्चन बार बार पूछो, 10 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक गाइडेंस प्रोग्राम है, इसमें हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन इंशाल्लाह बहुत कुछ करेंगे आप आने वाले दिन के लिए। तो जो भी इस लिमिटेड टाइम में आप चीजें बताई जा रही है, एक एक चीज को समझो। देखो मैम बहुत अच्छे तरीके से बता रही है, मतलब इन्होंने एक सप्ताह फिल्टर किया सिलेबस को, आप जो हमारा है, और टू द पॉइंट पढ़ा रही है। तो उस हर एक चीज को, जो भी आज पीपीटी मॉर्निंग मिलेगा, जो भी मैम ने बहुत सारे की पॉइंट्स यूज किए हैं उसका ध्यान रखो। जो चीजें आपको पीपीटी से नहीं मिली, उस की पॉइंट को निकाल कर गूगल पर सर्च करो, उसके बारे में समझो, पढ़ो। इतनी सारी रिसोर्सेज हैं, इतने सारे जरिया हैं आपके पास, आपको क्या दिक्कत है? अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो इसके बावजूद भी, तो आप में गलती है। तो करना आपको है, पढ़ना आपको है, हम सब आपको सपोर्ट देंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप इस जगह पे एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठ सकते। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मुझे बस जानना था कि ये जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो क्लासेस एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये तो सिर्फ हिंदी में ही होंगी या इंग्लिश में भी होंगी? किसकी मीडियम क्या कर रही है? यही जो क्लासेस अभी ऑनलाइन कंडक्ट हो रही है गाइडेंस प्रोग्राम की। देखो अभी तो मैम इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रही है, तो समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना आप लोग को। ये तो सारी फैकल्टी आपको इंग्लिश हिंदी में बता रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैम का क्लास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, इसीलिए वो डिस्कनेक्ट हो गई। तो फिर मेरी बातों में सर हो गया है मेरा, तो बाकी पीपीटी कल भेज देंगे आपको। और कल 10:30 पे सीसेट क्लास होगा, और उसमें आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वो सीसेट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। सर मेरे क्वेश्चन है आपसे।
वो इवनिंग में कल क्लास नहीं होगी सीसेट वाली, मॉर्निंग में होगी? संडे है, संडे ऑफ रहता है, बट एक्सेप्शनली हमें क्योंकि सीसेट के 2 क्लास आपके छूटे हैं, तो कल मयंक सर आएंगे, एक इंजीनियरिंग करेंगे। हाँ, आपकी जो सीसेट है उस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। टेक्निक्स बताई जाएगी किस तरह से सीसेट क्वेश्चन सॉल्व करना है, सीसेट क्वेश्चन कैसे आएंगे, सीसेट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, पीवाईक्यू की एनालिसिस होगी, पीवाईक्यू में क्वेश्चन जो पूछे गए कहाँ से पूछे गए, अगर ये क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करें, तो बहुत सारी चीजें होंगी कल। तो शाम में संडे है ना, तो छुट्टी रहता है, तो आप 10:30 में क्लास ज्वाइन जरूर कीजिए। हमारे पास और कोई स्लॉट नहीं है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम कर सकें। ठीक है, सर एक चलिए। रिक्वेस्ट है सर, हेलो सर, एक रिक्वेस्ट है सर, वो हिंदी में पीडीएफ अवेलेबल करा दीजिए हिस्ट्री की, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आप सिंपल है बाबू, आप क्या करो, सो गूगल ट्रांसलेट कर दो, क्या दिक्कत है सर? पीडीएफ को कैसे कर लें सर, हो नहीं रही वो। सर 10:30 मॉर्निंग की होगी, होती है क्लास, मतलब जो देखो पीडीएफ है वो पीडीएफ में मैं बताता हूँ, आप लोगों को नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ। आप गूगल ट्रांसलेट में जाओ, रुक जाओ, मैं एक बार दिखाता हूँ करके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, रुक जाओ। You can take screenshot. हाँ, स्क्रीनशॉट लेके करना। चैट You जीपीटी can से हो put जाएगा। in Google Lens. इजी होता है। गूगल लेंस भी है, करेक्ट। Yes. गूगल ट्रांसलेट में मैं बनाने की कोशिश बताता हूँ आपको। देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, रुक जाओ। तो चैट जीपीटी से हो जाएगा क्या? हाँ, क्यों नहीं होगा, अब सब चीज तुम्हारे पास है। रुक जाओ, मैं गूगल से भी बताता हूँ, बहुत ही यहाँ से आराम से हो जाएगा। मैं सर ऐसे चेक कब होंगे सर, जो ग्रुप पे भेजे हैं? हाँ, करेंगे कल के बाद, उसी में लग रहे हैं, आप टेंशन मत लो। स्क्रीन दिखेगा तो बताइएगा। स्क्रीन दिख रही है हमारी? No. स्क्रीन दिख रही है? Yes sir. हाँ, Yes, sir. ये गूगल ट्रांसलेट पे आप जाओगे ना, जैसे मैं पीछे जाता हूँ, गूगल ट्रांसलेट टाइप करना गूगल पे, यहाँ टाइप करोगे ना तो गूगल ट्रांसलेट आ जाएगा। यहाँ पे नीचे जाओ, इसको क्लिक करना और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाना, दिख रहा है ना आप लोग को? यहाँ पे जाके सब दिख रहा है। Yes sir. ब्राउज करके फाइल डाल देना, पीडीएफ वगैरह जो भी आपका है। रुक जाओ, पीडीएफ वगैरह पढ़ा हो तो मैं देखता हूँ, जैसे इसको मैंने ठीक है, अब यहाँ पे देखो चला गया, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। सर कल क्लास सुबह में होगी या शाम में? नहीं, सुबह में होगी बेटा। अब कल एक्चुअली संडे है ना, संडे ऑफ रहता है, बट एक्सेप्शनली क्लास सीसेट की हम करेंगे। आप ज्वाइन जरूर करना। सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या सी सेट की फिर? हाँ, मिल जाएगी। देखो अब हो गए सो देखो, ये तो ऑलरेडी इंग्लिश हिंदी में था, तो मैं दूसरा डॉक्यूमेंट निकालता हूँ। है इसी तरह से करना होगा आपको, और डॉक्यूमेंट नहीं पड़ेगी। ओके सर, कर लेंगे सर, हम कर लेंगे। है ना, आप समझ गए ना, इसी तरह करना होगा। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, आप ऐसे कर लेना, हो जाएगा। इसमें देखो एक्यूरेसी 95% होती है, बट आप कर लेना। देखो ये मैं भी करके दे सकता हूँ, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग खुद से थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करो चीज़ों को। बाकी देखते हैं, और मैक्सिमम जहाँ तक होगा हम आपको करते हैं इसमें। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, है ना? गुड नाइट सर। Thank you so much. ओके।